बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदेद नाजरीन, मकालमे की छठी नशिस्त और मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हुमा बकाई। और आज का मौजू है इदारती इस्लाहात। बहुत वज़नी एक फ़िक्रा है इदारती इस्लाहात, लेकिन इसका मकसद, इसकी नौइयत पर गुफ्तगू करने के लिए, रोशनी डालने के लिए, क्योंकि मैं तो अंधेरा डालूँगा और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत डॉक्टर इशरत हुसैन, जिन्होंने इस मौजू पर ज़ाती तौर पर माशाल्लाह आपका तजुर्बा रहा है। सिविल सर्विस के आप अफसर रहे, फिर बैनुल अक़वामी सतह पर वर्ल्ड बैंक हो, दीगर शोबे हों, अफ्रीका हो, USA हो, यूरोप, चाइना, पाकिस्तान, और फिर आपने तहरीरी तौर पर महफूज किया है आपकी तहक़ीक़, आपका तजुर्बा। दो किताबें मेरे सामने, सिर्फ दो। एक तो किताब रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, ये नेशनल कमीशन ऑन रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट के बारे में रिपोर्ट है, लेकिन इट रियली हैज़ द इम्प्रिंट ऑफ इशरत साहब। और मोर रिसेंटली 2018 में गवर्निंग द अनगवर्नेबल। ओहो हो, बहुत ही तगड़ा टाइटल। ऐसे ये टाइटल बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। लेकिन फिर डॉक्टर इशरत हुसैन हैज सर्व्ड इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज माशाल्लाह गवर्नर and brought about some major reforms there, and then you went on to transform IBA, and then you returned to cabinet as special assistant, as advisor to the prime minister on institutional reform, and you've just concluded that tenure. तो डॉक्टर हुमा बकाई बहुत ही मुनासिब शख्सियत और बहुत अहल, और जो रिफॉर्म्स पे शोर उठा हुआ है डॉक्टर साहब, ये मतलब ये रूटीन का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक की रिफॉर्म्स आई, वो तो 1956 में आई, फिर 2000 कंसिस्टेंटली आई, 2015 में और अब 2021 में। तो इस वक्त जो इतना आप शोर देखते हैं उसके हवाले से, उनके पैसेज से, शायद स्टैंडिंग कमेटीज़ बाईपास हुई, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स बाईपास हुए, आप भी इसको इसी तौर देखते हैं या जो सियासत में हमारे ओवरऑल पोलराइजेशन है उसके नतीजे में ये शोर है? पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और इस मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार का मौका दिया। आपका जो सवाल है वो रिफॉर्म्स से नहीं है। स्टेट बैंक का जो लॉ है जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी है वो उसकी ऑटोनॉमी के ऊपर है, उसमें रिफॉर्म्स नहीं है। स्टेट बैंक की रिफॉर्म्स तो जो हुई हैं वो चलती चली आ रही हैं और हमने भी की, उसके बाद भी हुई हैं, तो वो मौजू नहीं है। मौजू ये है कि कितनी इसको ऑटोनॉमी दी जाए, और सेंट्रल बैंक दुनिया में हर जगह ऑटोनमस होते हैं, तो एक्सटेंट ऑफ ऑटोनॉमी के ऊपर ये बहस चल रही है। और ये बहस अगर पॉलिटिकली हम उसको आइसोलेट करते हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशन से, तो वाकई उसमें आवाम को पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक का क्या काम करता है और क्या रोल होता है और माशी ज़िंदगी में वो क्या कर सकता है। तो ये एक अच्छा टॉपिक होगा। लेकिन जो जावेद जब्बार साहब ने बात की है, जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है और जो मैंने काम किया है, वो मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। और जो 3 साल में मैंने काम किया है उस पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो उससे ही एक्सट्रैक्ट हुई हैं। ये नेशनल कमीशन गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की थी, या मेरी जो अपनी ज़ाती किताबें हैं या सोच है, तो उससे ही एक्सट्रैक्ट हुई है। तो मैं 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगा। पहला हिस्सा है कि जब से हमारी 18th अमेंडमेंट हुई है जी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी एक्सपेंड करती गई हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी एक्सपेंड कर गई है। जो बड़ी अजीब सी बात है कि जब आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोविंसेस को, तो आपको वहाँ पे अपने इख्तियारात भी और अपने डिविजन्स भी, मिनिस्ट्रीज़ भी, महकमे भी और साइज़ भी इस पे कम करना होगा। तो मेरा एक रोल ये था कि फेडरल गवर्नमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, और
आपको आप रिस्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या स्लिम किया जाए उसे? नहीं, स्लिम नहीं किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि 21st सेंचुरी के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को किया जाए। फॉर एग्जांपल वो जो पुराना ब्रिटिश का ज़माना था कि क्लर्क और सीनियर क्लर्क और असिस्टेंट और वो पुटअप करेंगे फाइल और नोट करेंगे, हमने कहा ये तरीका जो है अब ई गवर्नेंस होगा। ये मेरे बॉस हैं, मैंने एक नोट किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल जो है इनको ट्रांसफ़र कर दी, इन्होंने उस पर कमेंट्स दिए और मैंने उसके ऊपर अमल कर दिया। ये पूरा जो इस वक्त 15 दिन का वक्फा लगता है कि फ़ाइल सेक्शन ऑफिसर से ऊपर जाती है डिप्टी सेक्रेटरी पे, और अगर कोई साहब छुट्टी पर हैं तो फ़ाइल जो है वो उनकी टेबल पे बैठी रहती है। तो ई गवर्नेंस को हमने इंट्रोड्यूस किया। रिस्ट्रक्चरिंग का सबसे बड़ा जो है कि मॉडर्न एज में आपके पास डेटाबेस होनी चाहिए और आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग होनी चाहिए। एक सिटीज़न को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए, वो बैठकर वहाँ पर अपलोड करे जो उसका कंप्लेंट है या कुछ है। तो पीएम का जो इस वक्त पोर्टल है, कंप्लेंट पोर्टल, उसमें 3 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त कंप्लेंट्स आती हैं और वो लिंक हैं उन महकमों से कि जिनके मुतालिक वो कंप्लेंट है, और उसकी फिर डिस्पोजल का एक तरीक़ाकार है कि किस तरह से आपकी कंप्लेंट जो है वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और जिन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं किया है उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है। इन 3 साल में डॉक्टर इशरत हुसैन, क्या आपको इदारों के अंदर मौजूद जो अफराद हैं, हर इदारे में एक किस्म की इनर्शिया या रेजिस्टेंस टू चेंज पाई जाती है, आपका क्या तजुर्बा? बिल्कुल है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। जो स्टेटस को है इसमें हम सब कंफर्ट जोन में अपने बैठे होते हैं, और चेंज जब आती है तो वो एक किस्म की अनसर्टनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर लेके आती है कि पता नहीं मैं इसमें रहूँगा भी कि नहीं रहूँगा, मेरी प्रमोशन भी होगी कि नहीं होगी, मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो उस पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया। लेकिन ऑटोमेशन जो है वो की है, और डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी। एक मैं आपको बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि एक्सपोर्टर जो है पाकिस्तान का, वो अपने जेब से खर्च करता है अपने इंटरमीडिएट इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, उस पर ड्यूटी भी पे करता है, और वो ड्यूटी का रिफंड का निज़ाम जो है वो एफबीआर में ये था कि 2-2 साल 3-3 साल लोगों के लग जाते थे, और पैसे भी चलते थे वहाँ पर, क्या आपने चेक भी लेना है तो उस पर पैसे। नाउ वी हैव ए सिस्टम ऑफ एक्सपोर्ट रिफंड, 72 आवर्स में आपको मिल जाएगा। आपने अपलोड किया अपने सिस्टम में, सारे डॉक्यूमेंट्स किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो प्रोसेसिंग हो गई। जावेद जब्बार साहब का क्लेम बिल्कुल सालिम है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इशरत, ये फाल है, ये फंक्शनल है, सब हो रहा है। 250-300 बिलियन इस पे हो चुके हैं, और वो चेकअप नहीं जाएगा, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा। तो वो जो करप्शन थी, जो डिलेज थी, जो लोगों के पैसे फंसे हुए थे, वो सारे ख़त्म हो गए। ये निज़ाम इनकम टैक्स के लिए होगा, ये निज़ाम सेल टैक्स के लिए होगा, ताकि लोगों को जो इस वक्त तकलीफ़ हैं, और एफबीआर जो है वो हमारे इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सुतून है। अगर हम 7 मिलियन इस वक्त हमारे पास पोटेंशियल टैक्स फाइलर्स होने चाहिए, हम अभी तक 3 मिलियन कर रहे हैं, और 3 मिलियन में भी जो एवरेज टैक्स है वो 10,000 रुपये है। आजकल की दुनिया में आप देखें कि लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, और वो टैक्स नहीं दे रहे। तो ये ऐसी बुनियादी है कि फेडरल गवर्नमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग में इसका बड़ा अहम किरदार है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, कन्वीनियंस लेके आएँ फॉर द इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है, और and perhaps also efficiency बढ़ेगी इससे। लेकिन डॉक्टर इशरत, we don't hear about it ना। ओवरऑल इस वक्त जो हम सुनते हैं शायद पोलराइजेशन है, एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोलैप्स है,
کوئی انسٹیٹیوشنل کولیپس ہے, بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, بیوروکریسی کوآپریٹ نہیں کر رہی, وہ بھی صحیح ہے. فریکوینٹ ٹرانسفرز ہیں. بیوروکریسی بھی کام اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ بیوروکریسی کے سر پر اتنے اس وقت ڈنڈے پڑ رہے ہیں. کبھی نیب کا ڈنڈا آتا ہے, کبھی ایف آئی اے کا آتا ہے, کبھی میڈیا کی طرف سے بوچھاڑ ہوتی ہے, کبھی جوڈیشری کر دیتی ہے. تو وہاں ایک قسم کی رسک ایورژن ہو گئی ہے کہ آپ فائل جو ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کر لیں, فیصلہ نہ کریں. اگر فیصلہ بھی ہوتا ہے تو بڑی کنسلٹیشن کر کے لاء منسٹری سے پوچھ لیں, فائنانس سے پوچھ لیں. میں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بیوروکریسی کی اس وقت جو افیکٹونیس ہے اور ایفیشنسی ہے وہ بہت کم ہے, اور لوگوں میں ایک خوف ہے. جو کرپٹ ہیں وہ تو پیسے بنا رہے ہیں, لیکن جو آنیسٹ ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, وہ زیادہ پھنس گئے. وہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی فیصلہ کیا, کل نہیں ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ہمیں طلب کر لیا جائے گا کہ آپ کے خلاف یہ ایکشن ہے. جو آپ نے نہیں میں صرف یہ عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب, جب یہاں بالامور یہ تاثر ہے کہ بیوروکریسی از ویری انہیبیٹیڈ, ریپریسڈ, میرا محدود تجربہ جو رہا کہ فردن پر بھی یہ منحصر ہے. I have come across some very competent officers who are willing to do the work promptly, effectively. تو دونوں موجود ہیں, مانے یہ نہیں ہے کہ پیرالسس ہے مکمل طور پر, نہیں, انڈیویجولس ہیں جی, لیکن اگر آپ انڈیویجولس کی کوالٹی دیکھیں, میں 10 سال کے بعد گورنمنٹ میں گیا, 2008 میں نے چھوڑا تھا اور 2018 میں گیا. تو اگر میں کوالٹی جنرل ایوریج کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر 6 تھی تو آج وہ 4 اور 5 کے درمیان ہوگی. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ فردن بڑے اچھے قابل ہمارے آفیسرس ہیں, لیکن ان کا جو آؤٹ پٹ ہے اور پبلک سروس ڈیلیوری, دیکھیں میرے پوائنٹ آف ویو سے ریفارم کا مقصد کیا ہے. ریفارم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سروس کے میں مرات جو ہیں وہ بڑھا دوں اور ان کی پریویلیجز جو ہیں اس کو سارے دنیا میں کہوں کہ جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ ان کی. میرا یہ ہے کہ ایک کامن سٹیزن جس کی نہ سفارش ہے نہ جس کے پاس پیسے ہیں دینے کے لیے, اس کا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. دیٹ از دی. ڈاکٹر صاحب پھر اسینشلی آپ نے جو ریفارمس کی جس پہ کہ آپ نے ابھی بات کی, ایفیشنسی بڑھے گی, کرپشن کم ہوگی, وہ سب اپنی جگہ, لیکن جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں تو پھر یہ گراؤنڈ پہ ریالٹی نہیں بن رہی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. آئی ایم اے گریٹ بلیور کہ آپ نے پروونشل اٹانومی ضرور دینی ہے, لیکن دس ڈیولوشن از انکمپلیٹ. And I've said this, I've written about it, and I've told this to the Prime Minister, to the cabinet members. It has to devolve to the local governments. Local governments are where the interaction between the citizen and individual takes place. It doesn't take place in Islamabad or Karachi or Lahore or Peshawar. جب تک کہ آپ strong local governments نہیں لے کے آئیں گے جن کو تعلیم, صحت, پینے کا پانی, سوریج, سالڈ ویسٹ ڈسپوزل, پبلک ٹرانسٹ, یہ اختیارات نہیں دیں گے اور ان کو ریسورسز نہیں دیں گے, وہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا. میں 2000 سے 2007 کی میں نے ریسرچ کی ہے اس کتاب میں. لوگوں سے میں نے جا کے پوچھا ہے, کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی ہم اپنے یونین کاؤنسل کے چیئرمین کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور وہ ہمیں کام کر کے دیتے تھے. ہمارا ایم پی اے صاحب جو ہے وہ تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارا ایم این اے صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ بجائے آپ کسی دفتر میں خود جائیں آپ کو کسی کا سہارے لے کے جانا پڑتا ہے. یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جب تک نہیں آئے گا تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کامن سٹیزن کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. گزشتہ ہفتوں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو علم ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے, تو میں نے تحقیق کی کہ ٹرن آؤٹ کیا رہا. ماشاءاللہ جہاں پر سب سے زیادہ پڑھے لکھے رئیس لوگ رہتے ہیں 14%, 18%, منوڑا میں 60%. بیچارے منوڑا میں بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, لیکن یہ ایک عجیب تضاد کہ جہاں پر ایجوکیٹڈ سٹیزن شوڈ اسٹیپ فارورڈ, لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن,
एपैथी है। बिल्कुल सही आप, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड तो वो इतनी लिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन आपको याद होगा कि हमारी जो डिफेंस और कैंटोनमेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी टर्न आउट जो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के लिए होता था वो सबसे कम होता था। लेकिन डॉक्टर साहब हम ये हमारी एलीट क्लास है ना, इन्होंने अपने आइलैंड्स ऑफ आपने मेरी वो प्रिविलेज बनाए तीसरी हैं। किताब जो सबसे मशहूर किताब है कौन सी? द इकोनॉमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट, वो हाँ, नहीं दिखाई जा बिल्कुल रहा। वही वाली बात है। तो वही बात है ना। अबाउट द इकोनॉमी, बट वो भी है हमारे पास, मेरे पास। जे इनके तो अपने एलीट बबल हैं, माजरत के साथ शायद मैं भी उस हम गुनाह सब में हैं। शामिल हूँ, हम सब हैं। लेकिन क्योंकि अपनी सिक्योरिटी, पानी भी खरीद लिया अपने लिए बस। बबल, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है ना नहीं, डॉक्टर साहब। बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। देखिए मेरा तो एक टेस्ट है, जिस रोज़ इशरत हुसैन, जावेद जब्बार, हुमा बकाई अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में और पब्लिक हॉस्पिटल्स में भेजेंगे, वो दिन वो होगा कि जिसमें मैं समझूंगा कि ये सही। इस्लाहात जो हैं ये कामयाब हुई हैं। ये टेस्ट है मेरा। लेकिन हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, हम आगा खान हॉस्पिटल में साउथ सिटी में जाएंगे और हम पानी जो है वो टैंकर से लेंगे, उस वक्त तक ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये टेस्ट है। एक वजाहत कर दूं वैसे डॉक्टर साहब, मैं आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ जिना हॉस्पिटल कराची। हाँ, वो तो आई गो देयर फ्रीक्वेंटली, मगर बहुत अच्छा म्यार है। लेकिन जावेद जब्बार साहब, उसमें SIUT भी। पेशेंट्स एड सोसाइटी का बड़ा रोल know, है जो exactly. प्राइवेट सेक्टर ने किया है। उन्होंने सारा इक्विपमेंट, सारी जो वहाँ Public पे वो private की हुई हैं, partnership, तो देखिए गवर्नमेंट के इदारों का हाल जो है, SIUT जो है, अदीब रिजवी अगर उनका ना हो initiative है, SIUT में, बिल्कुल। तो वो इदारा नहीं चल सकता। हम इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड ना करें, हम इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड बट करें। क्या थोड़ा सा जे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे आए, जरूर। क्योंकि आपकी प्रेजेंस का यहाँ फ़ायदा उठाएं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर, और वही जैसे आपने जिक्र किया अपने आर्टिकल में भी कि दो नैरेटिव्स हैं, या तो बिल्कुल डूब गई है मईशत या शायद मईशत टेक ऑफ करने वाली है। हम कहाँ खड़े हैं, कितने मसाइल हैं, रिकवर हो सकते हैं इससे, या बहुत बुरा हाल है? डॉक्टर साहब मतलब बिल्कुल आम ज़बान में मैं आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तकलीफ दे दौर से गुजर रही है? नहीं, देखिए हम माशियत को देखते हैं एट दी हायर लेवल विच इज़ अ मैक्रो लेवल। जी। उसमें डिफ़िकल्टीज़ इस वक्त मौजूद हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, इस वक्त एक्सचेंज रेट जो है वो वॉलेटाइल है, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो उसकी वजह से भी जो हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी उस पर भी उसका असर होगा क्योंकि कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन हैरानगी आपको ये है कि माइक्रो लेवल पर चीज़ें जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो इस साल हुई हैं वो 950 बिलियन हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 600 बिलियन लास्ट ईयर। इस वक्त रूरल इकॉनमी में बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस ऑफ शुगर केन एंड वीट, सपोर्ट प्राइस जो बढ़ी है, 1100 बिलियन की एडिशनल इनकम हुई है। रेमिटेंसेस आपकी जो बढ़ी हैं 5 बिलियन की, उसका मतलब है कि 75 बिलियन के करीब वहाँ पर उन लोगों को, उन ख़ानदानों को फ़ायदा हुआ है। तो माइक्रो लेवल पर जब आप देखते हैं इन चीज़ों को तो आप समझते हैं कि ये तो ठीक जा रहा है। इस वक्त दुनिया में प्राइसेस जो हैं हर चीज़ की बढ़ रही फूड हैं, इन्फ्लेशन के बारे में हर चीज़ की बढ़ बिल्कुल रही है। बताइएगा। नहीं, वही मैं हाँ। कह रहा हूँ ना कि वो जब चीज़ें बढ़ती हैं तो मैं चाहिए नंबर्स आपको कुछ भी दे दूँ, लेकिन जब मेरा मुलाजिम आके मुझे कहता है कि जी आपने मुझे ये 30,000 रुपये दिए थे, आज ये 30,000 रुपये नाकाफ़ी हैं, ये आपको 60,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, वही चीज़ें जो आप रोज़मर्रा की ख़रीदते हैं। अब गरीब आदमी का या फिक्स इनकम ग्रुप को जिसकी कि इतनी इस्तात नहीं है, उसके ऊपर तो बड़ा बोझ पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है पाकिस्तान में वो इन्फ्लेशन है, और उस पर मैंने लिखा भी है और न्यूज़ में नहीं, और बट जर्नल आप में। इसको इस वक्त इन्फ्लेशन है, हीटिंग अप ऑफ द इकोनॉमी है, लेकिन इसको आप ईज आउट एक आम आदमी के लिए सूरत हाल बेहतर होते देखते हैं या हुकूमती इकदाम आने पड़ेंगे? नहीं, देखें इसमें दो है। एक तो है कि ग्लोबल प्राइसेस, सिर्फ आप ये सोच लें कि अगर ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की
प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त $80 से अगर $50 या $60 हो जाती हैं अगले सालों में, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं हम इंपोर्ट ही करते हैं ना, हमारे जी, पास तो बिल्कुल, इतनी हाँ। नहीं है। दूसरा, अगर आपकी वीट की प्रोडक्शन इस साल माशाल्लाह अगर 27 मिलियन टन हो जाती है और शुगर केन की प्रोडक्शन भी उतनी हो जाती है जितनी हमारी ज़रूरियात हैं, और कॉटन की इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, तो आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो इस वक्त बिलियंस के आ रहे हैं यहाँ पर, अगर आप उसके ऊपर कोई यहाँ पर इंसेंटिव दें, हमारे अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, कि आपको हम इंसेंटिव देंगे कि अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेट करें प्रोडक्शन मोबाइल फ़ोन्स की, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं हम इंपोर्ट क्यों करें, यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब तक आप डोमेस्टिक सप्लाई नहीं बढ़ाएंगी और डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी तो हमें इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। जब इंपोर्ट्स करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ता है। क्या ये मुनासिब नहीं है कि कोई भी हुकूमत हो उसको एक हक नहीं बनता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर उसका भी मौक़िफ़ सुना जाए? क्या वजह है कि उसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर कर हम समझते हैं कि उसको खुद मुख्तार बना देंगे? व्हाई इज दिस परसेप्शन? जी, दो चीज़ों का इसमें आपने ख्याल रखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द मिनिस्ट्री अपॉइंट्स द गवर्नर एंड द डिप्टी गवर्नर एंड द बोर्ड मेंबर्स। ठीक। तो जब सेक्रेटरी फाइनेंस जो उनको अपॉइंट करता है जी, वो उस बोर्ड की मीटिंग में बैठता है, तो जितने भी बोर्ड के इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं वो उसकी तरफ देखते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या मौक़िफ़ है, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उससे मुतासिर होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सेक्रेटरी फाइनेंस या गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं हो। मैंने अपने मकालात में ये बात बड़ी खुल के लिखी है कि स्टेट बैंक इज़ ऑटोनोमस विद इन द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट ऑटोनोमस आउटसाइड द गवर्नमेंट। आपने जो टारगेट देने हैं वो तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल आपको देती है कि आपने इन्फ्लेशन इस साल इतना करना है, आपने एक्सचेंज रेट को इतना रखना है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जो है कि वंस यू हैव गिवन द टारगेट्स, then the operational autonomy should be given to the state bank to achieve those targets. So that is the difference. मैं जहाँ इस बिल के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ जो आपके पास है, हमारे ज़माने में और अभी तक एक मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड रहता है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड स्टेट बैंक मिलके सारी इकोनॉमिक सिचुएशन को असेस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसकी बेसिस पर कोऑर्डिनेटेड डिसीजंस लेते हैं। मैं अगर कहूँ कि जी मैं बिल्कुल मुतल्लिक हूँ, मुझे कोई फिस्कल पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है, आई थिंक दैट विल बी स्टूपिड। नशिस्त इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी दोबारा, मजबूरी है वक्त की, जालिम वक्त की लेकिन आपके आने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम हाजिर होते हैं दूसरे सेगमेंट के साथ। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। नाजरीन, खुश आमदेद।
इस नशिस्त में गुफ्तगू होगी तस्नीम नूरानी साहब के साथ, जिन्होंने बहुत मेयारी खिदमत की है पाकिस्तान की रियासत की बहैसियत फेडरल सेक्रेटरी, और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर पर बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ तस्नीम नूरानी साहब हैं, और मैं पूछना चाह रहा था नूरानी साहब कि विथ रेफरेंस टू द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जहां दीगर बिल्स पास हुई हैं जिनका ताल्लुक़ इदारों की इस्लाहात के साथ है, और साथ साथ बड़ी कशीदगी पाई गई, आपकी राय में डू यू थिंक दीज आर जेन्युइन स्टेप्स फॉरवर्ड, मुस्बित कदम उठाया जा रहा है, या इज इट ओनली अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड? देखिए, इसमें जाहिर है सबसे मशहूर तो था वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो एक्ट है, मगर बाकी भी जो है 32-33 जो अमेंडमेंट्स हैं, देखिए मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि हम जब कोई चीज़ हमसे चलती नहीं, अपनी नाअहली या मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, तो फिर हम कानून बदलने का एक तरीका होता है कि जो रिफॉर्म्स लाए जाएं, तब्दीली लाई जाए। होता यह है कि नीचे की टीम अगर ऑलरेडी गियर्ड अप नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं है, उसका सिस्टम्स को पे अबूर नहीं है, उनका आपस में हम आहंगी नहीं है, उनको पावर्स नहीं है, तो आप जितने भी अमेंडमेंट्स कर लें उसका इम्पैक्ट नीचे नहीं पहुंचता। और ये तजर्बा आप बार बार देखेंगे कि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म्स हुए, और तो इसमें जो एज ए जनरल आंसर टू योर क्वेश्चन विदाउट रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मेरा ये है कि ये जो हमारा एक एफर्ट होता है ना टू चेंज द लॉज, most of the time it's not the requirement of the change of the law, especially where the very big reforms are envisaged. It is really the failure of the governance and the failure of the organization clicking, and therefore often we end up in a bigger mess than we were when we started with the reform. तो तस्नीम नूरानी साहब, आप तो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत के बगैर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और उस पर तुर्रा ये कि रिफॉर्म्स लाने के तरीके के हवाले से भी बहुत शोर है, तो ये आप किस तौर देख रहे हैं? आर वी मूविंग फॉरवर्ड या ये 2 स्टेप बैकवर्ड है? देखिए, तरीका जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ पर उस तरह कभी भी नहीं चली। इससे पहले भी होता यही है कि सरकार फैसला करती है और उसके बाद वो थोड़ी सी लॉबिंग करती है। आमतौर पे लॉबिंग में वो मना लेते हैं थोड़ा सा ले दे के बिफोर दी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होती है तो वो एक रस्मी डिस्कशन होती है, पहले मोर लेस फैसले हो चुके होते हैं कि क्या करना है। अच्छा, इस दफ़ा चूंकि हम आहंगी नहीं है हुकूमत में, और तो इस दफ़ा तो एक्सपेक्टेड यही था कि द ओनली वे द गवर्नमेंट कैन गेट द लॉज अप्रूव्ड इज बाय बुलडोजिंग। तो उन्होंने यही प्लान बना के आए हुए थे और यही उन्होंने एग्जीक्यूट किया कि भाई हमने जो है ना इतने हमने रिफॉर्म्स एनैक्टमेंट करनी है, और एक दफ़ा जब वोट काउंट हो गया और वोट आपको मिल गए तो फिर देन इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ a procedure or a repetition of 33 times repeating the whole thing again. So therefore इसमें मैं समझता हूँ कोई इतनी अचंभा नहीं है क्योंकि ये चीज़ तो होती है। मेरा तो ज़्यादा कंसर्न है on the quantity, on the quality and the content of these laws, which are something which I think needed a debate and consensus. मेथोडोलॉजी ऑफ अप्रूवल तो जो है वो तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म में मोर और लेस इसी तरह होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जो इस हुकूमत के हवाले से बहुत सीरियस फिंगर पॉइंटिंग हो रही है कि इन्होंने 30 बिल्स एक रोज़ में पास कर दिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ को इस तौर इस्तेमाल नहीं किया, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को वायलेट किया, आप एज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट समझते हैं कि ये रूटीन है, ऐसे ही सूरत हाल अमूमी तौर पर चलती है? होता ये है कि अगर आपने यूर हेल बेंट ऑन पासिंग सम लॉ, जैसे मतलब है कि एनैक्टमेंट्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं व्हेन यू हेल बेंट ऑन पासिंग द लॉ, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो फोरम होता है वो भी उसमें भी आप बुलडोज कर लेते हैं, उसमें भी आप
बात मान लेते हैं फिर बाद में रिकॉर्ड नहीं करते, बहुत सारे तरीके होते हैं, एंड अल्टीमेटली विद मे बी सम अमेंडमेंट्स इन द कॉमा और फुल टॉस आप अचीव वही कर लेते हैं जो आपने करना है. सो इशू ये है कि गवर्नमेंट which is in majority has the legal right to get a law approved. अब it is the wisdom of the government which is in majority to see whether the law could have been better, because the ultimate objective of their law is to for better implementation. तो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी इस लिहाज से मारते हैं कि वो उसमें जो इनपुट्स लेनी चाहिए या जो उसमें थोड़ा बहुत ले दे करके जो एक चीज़ निकलती है उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाती है और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, वो अब नहीं होगा. एंड दिस द गवर्नमेंट हैज यूज्ड दिस लीगल पावर्स टू गेट इट अप्रूव्ड, बट इट विल हैव प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंटिंग और गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू द रिक्वायर्ड कोऑपरेशन ऑफ द opposition and the lower formations of bureaucracy which will have to actually implement it. उसी सिलसिले में नूरानी साहब आपसे दरियाफ्त करना था कि आपकी राय में ये जो एक आम तासुर है, और इसके बारे में इससे पहले वाले सेगमेंट में भी बात हुई डॉक्टर इशरत हुसैन के साथ, कि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त इज़ अनविलिंग टू वर्क और टेक अ रिस्क. और एक बात कही गई कि अगर पहले ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी को कुछ साल कबल 7-8 साल 10 साल कबल 6 आउट ऑफ 10 स्केल दिया जा सकता था, तो आज वो 4 आउट ऑफ 10 हो गया है. Do you think it has really declined that much, or are we overestimating it? Do you think this kind of legislation will help improve bureaucratic performance? It will not. देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी डिक्लाइन हुई है और इसकी वजह ये नहीं है कि सब्सटेंस या है या कॉम्पिटेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेट कम हो गया है. वजह ये है कि जो टोटल ऑर्गेनोग्राम है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इट इज नॉट क्लिकिंग, इट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड. और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और ये बार बार रिपीट भी होती रहती हैं कि जो टीम मेंबर होता है, जो कप्तान होता है किसी भी टीम का, वो टीम मेंबर उसमें कॉन्फिडेंस फील करते हैं और वो समझते हैं कि भाई अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमारा कप्तान जो है वो हमें बचाएगा और हमें सपोर्ट करेगा, एज लॉन्ग एज वी आर वर्किंग ऑनेस्टली. और इसमें हमें अप्रिसिएशन भी मिलेगी. जहां पर कोई सहवन गलती, यहाँ पर कोई जानबूझ के गलती करता है या करप्शन करता है, उसको सजा भी मिलेगी. अब माहौल ऐसा हो गया है कि सरकार और हाकिम जो हैं वो उन्होंने ये कर लिया है कि एवरीबडी इज ऑन देयर ओन. भाई हम अगर कोई मसला होता है, अगर कोई नैब आपको बुलाती है या आपके खिलाफ को अखबार में खबर लगती है या कोई आपके खिलाफ को ब्लैकमेलिंग के लिए आपको कोई करता है, तो हम जिम्मेदार नहीं, आपने अपना डिफेंस करना. और दूसरी चीज ये है कि जो पिछले दिनों, पिछले साल 2 साल 3 साल में जिस तरह लोगों की सुर्खियों में नाम आए, कमेटियां गिरफ्तार हुई, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के लोग जो गिरफ्तार हुए, जहाँ के उन्होंने एक इज्तिमाई फैसले किए थे, फिर जो है कि अफसरान जिन्होंने को फैसले किए उनको गिरफ्तार किया गया और उनको पकड़ के रखा गया, उनको तस्लीम किया गया. तो अब वो गिल्टी हो या ना हो, एक तो वो कन्विक्ट नहीं हो सके तो आपने उनका क्राइम प्रूव नहीं किया, दूसरा आपने सारे बाकियों को डरा दिया. तो सो देयरफॉर इशू इज के जब तक के ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है उस पे टीम को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये वी आर पार्ट ऑफ द सेम टीम एंड यू नो वी एंड दैट आवर बॉस इज व्हाट वी विल डाई फॉर, हाउएवर ही विल डिफेंड अस इन केस देयर इज एन इशू विद अस व्हिच इज इन गुड फेथ, वो चीज खत्म हो गई है. सो नतीजा के जो नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया था, अच्छा या बुरा, वो खराब हो गया. मतलब ये है कि पीपल हैव रिफ्यूज्ड टू टेक डिसीजंस एंड दे सेट ऑन देयर फेस. यानी कैबिनेट में और ईसीसी में उन्होंने कहा कि ये मैं तो इस पे दस्तखत नहीं कर सकता, बेशक ये गैस की शॉर्टेज हो जाए या वीट की शॉर्टेज हो जाए या शुगर की शॉर्टेज हो, ये शॉर्टेजेस जो हो रही हैं इस वक्त जी, they are one of the major factors is indecisive and you know untimely decisions not taken in time, because the machinery is scared to take the initiatives which are required in these kinds of situations. And so that's a fact.
जी तो करेक्शन कोर्स क्या है? द पिक्चर इज प्रीटी ब्लीक. अभी हमारी इशरत हुसैन साहब से भी बात हुई, वो भी तकरीबन इन्हीं मसाइल की तरफ इशारा कर रहे थे. तो ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंटर्स भी होते हैं, कस्टोडियंस भी होते हैं. अगर ये सेंटिमेंट है अक्रॉस, तो फिर तो गवर्नेंस स्लो डाउन हो जाएगी, एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, और जिन इस्लाहात के लिए कोशिश की जा रही है वो सेल्फ डिफीटिंग होंगे. मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं पिछले दिनों कुछ नीचे के एहलकारों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि यार तुम लोग ये चीनी का मसला क्यों नहीं हल कर सकते? तो सारी अजल से इसमें यहाँ पर है मैनेजमेंट के भी इम्पोर्ट कितनी होनी चाहिए, लोकल प्रोडक्शन कितनी है. तो कहने लगे जी हमने वो 1.5 लाख टन. मैंने कहा वो 1.5 लाख टन जो आया उसका क्या बना? कहते जी वो 90 रुपये बिकती है मगर लोग खरीदते नहीं. लोग जो है वो 140 वाली खरीदते हैं, क्योंकि वो जो इम्पोर्ट हुई वो पाउडर फॉर्म में हुई. अब वो पाउडर फॉर्म में क्यों हुई होगी? आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसके पास वो टेंडर गया होगा उसने कहा होगा यार ये शुगर है, और एक अगर लेट्स से कि $100 पर टन आ रही है तो दूसरी $120 पर टन आ रही है, और असल में $120 पर टन वाली की रिक्वायर्ड है बिकॉज यहाँ पर वही खाई जाती है, मगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकता बस शुगर है शुगर, तो उसने $100 टन वाली बनवा ली, और वो अब आप यानी पैसा भी ज़ाया हो गया और इस्तेमाल भी नहीं हो रही. यू नो, तो इस किस्म की चीज़ें हैं जहाँ पर के यू कांट पिन पॉइंट. इसका हल यही है कि दिस kind of a situation will has to be acknowledged, and even I have been pointing out in the little very rarely that I write in the media, you know, and a lot of others have been pointing out that unless you instill a sense of confidence, अभी उन्होंने कोई मसला enactment की है बड़े NAB के laws में, शायद उससे कोई impact आ जाए, but the team captain, whether it's the chief minister, the prime minister, the chief secretary, they have to sit with the team and say कि भाई what are your problems, and listen to them, not lecture to them, and listen to them and then sift out what needs to be done. Because individually तो आप हर बंदा तो खराब नहीं है ना, मतलब अगर 1000 अफसर है सारी ब्यूरोक्रेसी में तो सारे तो खराब नहीं है ना. जी हाँ, सही. इंतजाम सिलेक्शन से आए हैं. और एक और पहलू सामने आ रहा है नूरानी साहब, और ख़ास तौर पर सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो रिश्ता है, गुज़िश्ता दिनों में जब वफाकी हुकूमत ने कहा कि कुछ अफसरान को अब रोटेशन की बुनियाद पर वापस सर्विसेज उसके फराहम किए जाएं, तो सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब ने इनकार किया है. वो कहते हैं कि ये फरसूदा तसव्वुर है कि ये रोटेशन लाजिम है. आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? शुड दैट रोटेशन प्रिंसिपल बी रिटेन्ड? देखिए ऐसे है कि ये देयर आर प्रोविंशियल सर्विसेज एंड देयर आर मरकजी सर्विसेज जी, और ये जो CSP या DMG या PS और ऑडिट्स एंड अकाउंट्स और पुलिस, ये ऑल पाकिस्तान सर्विसेज है, एंड द यूटिलिटी इज दैट दे आर रियली अ चेन, दे आर अ बॉन्ड ऑफ दिस कंट्री. कि एक अफसर सिंध का अफसर पंजाब में सर्व करता है, यहाँ अपनी तजर्बा हासिल करता है, KPK का अफसर सिंध में सर्व करता है, जब वो मरकज पे जाता है सारे पाकिस्तान का, जब वो सेक्रेटरी बनता है तो उसको तजर्बा होता है कि भाई मैं हूँ KPK का, पर मैंने सिंध में भी सर्व किया हुआ है, पंजाब में भी सर्व किया हुआ है, तो और उनके दोस्तियां होती हैं, उनकी इंटीग्रेशन होती है. ये जो बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि फेडरल सिलेक्शन है और प्रोविंशियल सर्विस है, कि आप नौकरी प्रोविंस में करें और सिलेक्ट और पाकिस्तान बेसिस पे हों, तो दिस इज टोटली अनटेनेबल. और इसी वजह से जो जब सिविल सर्विस अच्छी थी, कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी 60 की सिविल सर्विस की तारीफ करते रहते हैं, उसमें यानी अनप्लेजेंट पोस्टिंग कंपलसरी थी, रोटेशन कंपलसरी थी, और ये नहीं होता था कि अगर एक बंदा लाहौर में है, आजकल जो लाहौर के अफसर हैं वो लाहौर नहीं छोड़ते, कराची के अफसर कराची नहीं छोड़ते, पेशावर के अफसर पेशावर नहीं छोड़ते, कोयटा वाले तो बेचारे आते जाते रहते हैं, वो वहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ है, मगर इन 3 सूबों के जो अफसरान हैं वो नहीं छोड़ते. बट इट इज दिस रोल ऑफ द फेडरेशन टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज तो ये फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे. और इसी तरह होगा कि अगर एक बंदा जिसने सिंध में नौकरी की हुई है, जब वो इस्लामाबाद आएगा और उसको फैसले करने होंगे सारे पाकिस्तान के बारे में, तो ही वुडंट हैव द बेनिफिट ऑफ दैट ग्रास रूट एक्सपीरियंस दैट ब्यूरोक्रेसी प्राइड्स इटसेल्फ ऑफ. और एक सेक्रेटेरिएट सर्विस और एक PS सर्विस का अफसर का फर्क ही यही था कि भाई वो ही इज गॉन थ्रू ऑल द मिल, तो वो खत्म हो जाएगा.
لیکن جو سوال اس سے شاید اٹھتا ہے وہ یہ کہ جو کوئی اچھا سٹیپ ہے وہ بھی پھر سیاست کی نظر ہو جاتا ہے یا جو مخاصمت ہے اس کی نظر ہو جاتا ہے، تو پھر تو اسٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی نا گورنمنٹ مشنری. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سٹیپ ہے، پرانی پریکٹس ہے، کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا جا رہا یا کسی ایل انٹینٹ کی وجہ سے ہٹایا نہیں جا رہا، پھر بھی اتنی سینئر لیول سے اگر ریزنٹمنٹ آئی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اسٹرکچرل ایشوز ہیں ہمارے یہاں گورننس میں، بالخصوص اس وقت. میں آپ کو بتاؤں کہ صوبوں میں، پنجاب میں چونکہ میں یہاں رہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 6 مہینے میں اعلیٰ افسر تبدیل ہوتے ہیں، 8 مہینے میں اعلیٰ افسر تبدیل ہوتے ہیں. اب ایک اعلیٰ افسر کا مطلب ہے کہ ایک بندہ آپ نے لگایا ہے، وہ سارے صوبے کے اگر اسکول ہیں تو لیٹ سے وہاں پر 50,000 یا 1 لاکھ اسکول ہیں، پولیس ہے تو 4 لاکھ بندہ ہے اس کے نیچے، آئی جی کے نیچے 3 لاکھ بندہ ہے جتنے بھی ہیں، اور تو اتنے بڑے محکمے میں آپ کسی بندے کو 6 مہینے کے لیے لگا دیں اور 8 مہینے کے لگا دیں کہ آپ اب اس کو ٹھیک کریں اور آپ لیڈ کریں، اور اگلے بندے کو بھی یہ پتا ہوگا کہ میں نے 6 مہینے 8 مہینے رہنا ہے یا زیادہ سال رہنا ہے. تو وہ گورننس کے ماڈل، گورننس کے سسٹم کیا ایجاد کرے گا، کیا امپروو کرے گا، کیا کمانڈ کرے گا؟ وہ ڈے ٹو ڈے کام کرے گا صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے. So therefore, just by the simple fact that you can't show consistency in retaining and deciding on posting a person, giving him an assignment, and then holding on to him, and having patience in having him deliver. اگر آپ کے پاس وہ سادہ چیز نہیں ہے تو then you are doing no service to the whole structure of governance that's been brought up after years of training, after years spending of billions of rupees. اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں اور you're creating confusion. ایک جو جی نورانی صاحب، میں آپ سے دریافت یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک مثبت پہلو گزشتہ 3 سال میں یہ ہوا ہے کہ ای گورننس پہ بہت زور دیا گیا، اور اس کا ایک مثال دیا جاتا ہے پرائم منسٹرز پورٹل، جہاں پر کئی لاکھ کی تعداد میں شہریوں نے کمپلین کیا اور بر وقت بہت ہی پرومپٹلی اس کو ریفر کر دیا گیا. آپ کی رائے میں کیا ای گورننس کا کوئی اثر مثبت آپ کو محسوس ہو رہا ہے بیوروکریسی کے کارکردگی میں؟ دیکھیے، جس پرائم منسٹرز پورٹل نے کچھ لوگوں کے مسئلے حل کیے، انہوں نے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ متعلقہ جو پارٹی تھی حکومت کی، کچھ اس کو آرڈر ملا اور وہ اس نے سڑک کا کہیں پاٹ ہول تھا تو ٹھیک کر دیا، کوئی کھمبا خراب ہو گیا تو ٹھیک کر دیا. مگر اس قسم کی انیشیٹو میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ انچارج ہے اس محکمے کے سارے کاموں میں وہ باقی کام چھوڑ دیتا ہے، صرف ای پورٹل کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کہاں سے شکایت مجھے آ گئی، میں پہلے اس کو کر لوں. ود دا ریزلٹ کہ الٹیمیٹلی وہ 10% لوگوں کا تو کام ہو گیا، بیکاز وہ محکمے کا بندہ فل ٹائم اپنا نہیں دے رہا آن دی جنرل پکچر آف ہز ڈپارٹمنٹ. 90% لوگوں کا کام پہلے سے خراب ہو گیا. سو 10% لوگ تو خوش ہو گئے جنہوں نے کسی نے رپورٹ کی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری لٹریسی ایسی ہے کہ ای پورٹل بھی استعمال کرنے والے کو 30 سال سے چھوٹے ہی ہیں. مجھے کسی نے بتایا فیصل آباد میں کہ جی پورٹل بڑا اچھا ہے، وہ فلاں میرے گلی میں جو تھے وہ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی تھی، میں نے وہ کیا تو وہ پتہ بھی نہیں لگا کہ شکایت کس نے کی اور وہ انلیگل کنسٹرکشن رک گئی وغیرہ وغیرہ. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ فائن، اس میں فوٹو بھی چلی جاتی ہے. مگر ای گورننس کا میں ایک اور ایگزامپل دوں آپ کو. یہاں پٹواریوں کے خلاف بہت ایک ریزنٹمنٹ ہے کہ پٹواری کا کاغذ کوئی نہیں ملتا وغیرہ. تو انہوں نے یہ 20 سال پہلے ایک کمپیوٹرائزیشن آف دی ریونیو ریکارڈ شروع ہو گیا، اور وہ اس کے بعد پٹواری فائر ہو گئے اور وہ ایک سسٹم بن گیا جہاں پر آپ نے فرض لینی ہو تو وہاں جائیں گے کمپیوٹر کا. وہاں انہوں نے کمپیوٹر لٹریٹ بچے بٹھا دیے، انہوں نے کام شروع کر دیا. اور پٹواری جو ہے وہ چونکہ نظام لیگل سارا سسٹم انڈرسٹوڈ بائی دا پٹواری، وہ پھر پنجاب میں پچھلے سال وہ سسٹم ختم کر دیا، پھر پٹواری آ گئے. اب عوام کو
आवाम को एक तो कंप्यूटर का लेना पड़ता है, जी। फिर पटवारी से भी काम करवाना पड़ता है, उसको दो मसले पड़ गए। I know. That's a And the very confusion continues. sobering response from you, Nurani Sahab. But thank you very much for your candor and your experience. इंशाल्लाह दोबारा आपसे नशिस्त के लिए हाजिर होंगे. आज वक्त के जुल्म की वजह से डॉक्टर हुमा बकाई और मेरी जानिब से बहुत शुक्रिया। नाजरीन बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का. इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते हाजिर होंगे. खुदा हाफ़िज़.